कुछ दिनों पहले ही मैंने एक फिल्म देखी थी जिसका नाम है द फैमिली। ये फिल्म 2013 में रिलीज हुई कॉमेडी, क्राइम और थ्रिलर फिल्म है। इसमें एक परिवार जिनका नाम मंजोनी है, वे एक माफिया ग्रुप से भाग रहे होते हैं। क्या वे बच पाएंगे और क्यों एक माफिया ग्रुप उनके पीछे पड़ा है, चलिए जानते हैं एक शानदार रिकैप के साथ। कहानी की शुरुआत होती है एक माफिया हिटमैन रोक्को से। रोक्को एक परिवार के 4 लोगों को मार देता है। उसे लगता है कि यह मंजोनी परिवार है। सबूत के तौर पर वह उस परिवार के पिता का अंगूठा काटकर अपने बॉस डॉन लुकेजे को भेज देता है। डॉन लुकेजे एक ताकतवर माफिया बॉस होता है जो इस वक्त जेल में बंद है। फिंगरप्रिंट्स की जांच होती है, तब पता चलता है कि रोक्को से गलती हो गई है, उसने गलत परिवार को मार दिया। लुकेजे रोक्को को आदेश देता है कि असली मंजोनी परिवार को ढूंढने का काम जारी रखे। उधर दूसरी तरफ हम असली मंजोनी परिवार से मिलते हैं। ये लोग अमेरिका छोड़कर फ्रांस जा रहे होते हैं। FBI के विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत परिवार में होते हैं जियोवन्नी, जो पहले खुद एक माफिया बॉस था, उसकी पत्नी मैगी, उनके 2 बच्चे बेल और वॉरेन और एक पालतू कुत्ता जिसका नाम मालाविता है। हमें पता चलता है कि यह परिवार बार बार अपना नाम और जगह बदल रहा है, सिर्फ एक वजह से, डॉन लुकेजे। कई साल पहले डॉन लुकेजे ने जियोवन्नी को मारने की कोशिश की थी क्योंकि दोनों प्रतिद्वंद्वी माफिया बॉस थे, लेकिन जियोवन्नी ने पलटवार किया, पुलिस को सब कुछ बता दिया, जिससे लुकेजे जेल पहुंच गया। तब से लेकर आज तक लुकेजे के आदमी बदले की आग में मंजोनी परिवार का पीछा कर रहे हैं। रात के अंधेरे में परिवार अपने नए घर पहुंचता है। बिजली चालू करने के बाद जियोवन्नी आग जलाता है और ऊपर से ऐसा दिखाता है जैसे वह बस घर का मुआयना कर रहा हो, लेकिन असल में वह अपनी कार के डिक्की से एक लाश निकालता है और उसे बैकयार्ड में गाड़ देता है। अगली सुबह सब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार होते हैं। मैगी कस्बा घूमने निकलती है, ये देखने के लिए कि यहाँ कुछ दिलचस्प है या नहीं, ग्रोसरी स्टोर की तरफ। वहाँ चेकआउट के समय वह सुन लेती है कि स्टोर का क्लर्क और कुछ ग्राहक उसके बारे में बुरा बोल रहे होते हैं। उसका दिमाग गर्म हो जाता है। वह शेल्फ से शराब और एक गैस टैंक उठाती है और चुपके से स्टोर रूम में रख देती है। फिर एक माचिस जलाती है और आग लगा देती है। जल्दी से चेकआउट करती है, पैसे देती है और मार्केट से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वह बाहर जाती है, धड़ाम, स्टोर के अंदर धमाका होता है। इधर बेल और वॉरेन अपने नए स्कूल पहुंचते हैं। वॉरेन का दिन थोड़ा कठिन गुजरता है। वह कुछ गुंडों से पंगा ले लेता है और वे लड़के उसे पीट देते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद बेल घर जाने के लिए चल पड़ती है। तभी एक कार उसके पीछे पीछे आती है जिसमें 4 टीनेज लड़के होते हैं। बेल कहती है घर छोड़ दो, लेकिन कार का लीडर बदतमीजी पर उतर आता है। वह गुस्से में कार के ट्रंक से टेनिस रैकेट निकालती है और सीधे उस लड़के की पिटाई कर देती है। बाकी लड़कों को धमकाकर बोलती है आगे से लड़कियों से तमीज से बात करना। फिर वही कार उठाती है और सीधे घर ले जाती है। शाम को डिनर टेबल पर पूरी फैमिली बैठी होती है। तभी रॉबर्ट स्टैंसफील्ड आता है, FBI एजेंट जो उनके केस का इंचार्ज है। फिर एक सवाल पूछता है, यहाँ का एक दुकानदार कुछ दिन पहले गायब हो गया था, उसके बारे में कुछ पता है? जियोवानी बड़े आराम से बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता। फिर बताता है कि FBI के जो एजेंट उनकी निगरानी करेंगे वे हैं डी चिचो और मिम्मो। रात को जियोवानी अपनी पत्नी मैगी के साथ बिस्तर पर होता है। जैसे ही आंख लगती है, एक बुरा सपना उसका पीछा करने लगता है। वही पुराना मंजर, बारबेक्यू पार्टी की हलचल, दोस्तों की हंसी, शोरगुल और फिर अचानक गोलियों की आवाज, लुकेसी का हमला। जियोवानी हड़बड़ाकर जाग जाता है। अगली सुबह जियोवानी अपनी राइटिंग में डूब जाता है। मैगी देखती है कि वो कुछ गहरे राज लिख रहा है। जब उसे पता चलता है कि जियोवानी अपनी जिंदगी के मेमोयर लिख रहा है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो चिल्लाकर कहती है इसका मतलब है अपने पुराने माफिया राज खोलना। गुस्से में मैगी किचन में जाती है और एक खास ट्रे तैयार करती है, पड़ोस में जो FBI एजेंट ड्यूटी पर हैं उनके लिए। जाते जाते वो जियोवानी से कहती है नल का पानी देख लेना, भूरा आ रहा है। प्लम्बर को बुलाया था पर अब तक आया नहीं। स्कूल में वॉरेन अपनी चालाकियां दिखाने लगा था। जानकारी इकट्ठा करना, छोटी मोटी चीजें चुराना, ये सब उसका हिस्सा बन चुका था। बेल का दिन थोड़ा अलग था। एक लड़की ने उसका पेंसिल केस चुरा लिया, लेकिन बेल किसी से दबती नहीं थी। बाथरूम में जाकर उस लड़की की अच्छी धुनाई कर दी। लंच के समय बेल की नजर एक लड़के पर पड़ी, हेनरी, लंबा, हैंडसम। स्कूल की सारी लड़कियां उसकी दीवानी थीं। वॉरेन से पता चला कि हेनरी कॉलेज का लड़का है जो अभी फिलहाल मैथ्स का सब्स्टिट्यूट टीचर है। बेल के दिमाग में तुरंत एक प्लान तैयार हो गया। स्कूल के बाद वो सीधे हेनरी के पास गई और उससे प्राइवेट मैथ्स लेसन के लिए कहा। हेनरी मान गया। वॉरेन स्कूल के बाहर अपने पुराने बुलीज से टकराता है, मगर आज माहौल अलग था। वो पहले जैसा दबने वाला नहीं रहा। अब उसके पास अपने नए कॉन्टैक्ट्स थे। उसने उनके साथ मिलकर सबकी जबरदस्त धुनाई की। घर पर जियोवानी का दिन शुरू होने से पहले ही बिगड़ डिच गया। प्लम्बर आया, वो भी पूरे 40 मिनट लेट। जियोवानी का गुस्सा फूट पड़ा, जमकर पिटाई की।
लाश तो नहीं बनाई, लेकिन अधमरा प्लम्बर उसकी वैन में डाला और अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने देखा तो हैरान रह गया। सीढ़ियों से गिरने से कोई इतना कैसे टूट सकता है। दूसरी तरफ रोको का मामला अलग चल रहा था। वो सी फूड शॉप वाले की फैमिली से मिलने गया था, जानकारी निकालने के लिए। कुछ हाथ नहीं लगा तो पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, ऐसे गायब किया जैसे दुनिया में थे ही नहीं। इन सब के बीच जियोवानी अपनी मेमोयर लिखने बैठा। पुरानी ब्रुकलिन की जिंदगी याद आ रही थी, कैसे अपने मोहल्ले का ख्याल रखता था, अपने तरीके से वहां का किंग था वो। उससे पहले स्टैन्सफील्ड आ गया। स्टैन्सफील्ड उसे एक तरफ ले जाकर प्राइवेट बात करने लगा। सीधे चेतावनी भरे लहजे में बोला, व्हाइट हाउस वाले परेशान हैं, तुम्हारी ये किताब बाहर गई तो कई लोगों की बैंड बज जाएगी। जियोवानी ने समझाया, ये सब अपने लिए लिख रहा हूँ, पब्लिश नहीं करूंगा। अगले दिन जियोवानी मेयर के ऑफिस पहुंचा, ब्राउन पानी की समस्या का हल लेने, मगर मेयर का रवैया ढीला था। कुछ नहीं कर सकते, बस वक्त लगेगा। जियोवानी के दिमाग में फिर वही हिंसक ख्याल आया, मेयर का गला पकड़कर उसे टेबल पर पटक देता, मगर असल जिंदगी में उसने बस चुपचाप उठकर निकल जाना बेहतर समझा। फिर वो वाटर कंपनी गया। वहां पता चला कि पानी पहले से ही रिजर्वायर तक गंदा आ रहा था। मैगी रोज की तरह चर्च जा रही थी, लेकिन आज कुछ अलग था। पादरी ने समझाया, कन्फेशन दे दो, सब कुछ गोपनीय रहेगा। मैगी पहले झिझकी फिर मान गई, मगर जब उसने अपनी जिंदगी के वो दबे हुए काले सच बताए, पादरी की रातों की नींद उड़ गई। वॉरेन स्कूल में फंस गया। स्कूल पेपर के लिए कुछ लिखने का वादा किया था, मगर भूल गया। हड़बड़ी में उसने लुकेजे की बचपन में सुनी एक पुरानी बात लिख दी। वो कोट छप गया। मामूली सी खबर थी, मगर किस्मत जैसे खेल रही थी। वो पेपर हाथों हाथ घूमता रहा और आखिर में लुकेजे की जेल तक पहुंच गया। लुकेजे ने वो कोट देखा, बस एक पल में पहचान गया। उसे समझते देर नहीं लगी, जियोवानी जिंदा है। गुस्से से भड़क उठा, फौरन अपने आदमियों को नॉर्मंडी भेजा। इस बार उसे जिंदा मत छोड़ना। स्कूल के बाद बेल हेनरी के घर पहुंच गई। एक पल का प्यार, एक छोटी सी मुलाकात, मगर जज्बात बेहद तेज थे। बेल के लिए ये एक सपना था जो पूरा हो गया। अगले दिन स्कूल में वॉरेन का राज खुल गया। उसकी जुर्म जैसी हरकतें पकड़ ली गई थीं। बात स्कूल बोर्ड तक पहुंच गई थी। वॉरेन अपनी बहन बेल से मिलता है, लेकिन बेल तो उदासी में डूबी थी। वो हेनरी से सच्चा प्यार कर बैठी थी, लेकिन हेनरी के लिए तो वो बस एक खेल था। हेनरी अब ग्रेजुएट हो गया था, पेरिस जा रहा था अपने नए जीवन की ओर, और बेल को बस पीछे छोड़ गया था। उसी समय जियोवानी एक चालाकी करता है। अपनी कुर्सी पर एक गुड़िया रख देता है ताकि एफबीआई को लगे कि वह घर पर ही है। फिर छुपकर बाहर निकलता है, ब्राउन पानी बनाने वाली टरबाइन पर बम लगाने। सब सेट करने के बाद वह स्टैन्सफील्ड से मिलता है और दोनों साथ में फिल्म इवेंट के लिए निकलते हैं। इवेंट पर जाकर पता चलता है फिल्म गुड फेलास चलने वाली है। स्टैन्सफील्ड का दिमाग घूम गया, इससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जियोवानी हंस दिया, अगर अब उठकर गए तो सबसे ज्यादा शक यही होगा। फिल्म खत्म होती है और लोग जियोवानी से पूछते हैं, न्यूयॉर्क माफिया लाइफ ऐसी ही होती है। जियोवानी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता। पुरानी यादें जुबान पर आ जाती हैं। अपनी डॉन वाली जिंदगी के किस्से सुनाता है। सब लोग समझते हैं ये बस एक कहानी है, लेकिन स्टैन्सफील्ड का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने सोचा जियोवानी हाथ से निकल रहा है। तुरंत दी चिच्चो और मिम्मो को कॉल किया, फैमिली को इकट्ठा करो, प्लान बी शुरू करो। उधर वॉरेन स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था, पेरिस जाने के लिए। बेल एक घर की छत पर थी। हेनरी को फोन किया, रो रही थी, धमकी दी, अगर तू मुझे वापस नहीं लेगा तो मैं अपनी जान ले लूंगी। लेकिन दोनों की दुनिया उलट गई। उन्होंने माफिया के हिटमैन को शहर में आते देखा। वॉरेन ने घर फोन लगाया, लेकिन मैगी फोन नहीं उठा पाई। माफिया ने पहले पुलिस स्टेशन पर हमला किया, सभी पुलिस वालों को मार दिया, रिकॉर्ड्स चेक किए, जियोवानी का पता मिल गया। फिर फायर फाइटर्स को मारा, उनकी फायर ट्रक के टायर काट दिए। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। मैगी दी चिच्चो और मिम्मो के साथ अपने बच्चों की फिक्र में लगी थी। तभी जोर का धमाका हुआ। जियोवानी का लगाया हुआ बम फट गया था, जो उसने अपना एलिबी सेट करने के लिए टाइम पर लगाया था। स्टैन्सफील्ड ने जियोवानी को घर छोड़ा, कहा बाहर मत निकलना, मैं पुलिस से मिलकर आता हूँ। मैगी भी घर लौटना चाहती थी, लेकिन जैसे ही बाहर आई उन्हीं ब्लैक ड्रेस वाले माफिया को देख लिया, तुरंत वापस भागी। माफिया घर पहुंचा, एक जोर का ब्लास्ट किया। पड़ोसियों ने देखने की कोशिश की, उन्हें भी मार दिया, लेकिन जियोवानी बच गया था, क्योंकि कुत्ते मलाविता की भौंक सुनकर वह गार्डन शेड में छुप गया था। मैगी वापस जाना चाहती थी, लेकिन दी चिच्चो और मिम्मो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, गोली लगती है, दोनों वहीं ढेर हो जाते हैं। एक माफिया वाला मैगी को धमकाता है। उसे जिंदा छोड़ने का इरादा नहीं था, लेकिन उससे पहले जियोवानी अचानक आ जाता है, पीछे से गला दबा लेता है। उधर हिटमैन घर की राख छान रहे थे और कुत्ते को मारने की बहस चल रही थी। तभी वॉरेन और बेल चुपके से उनकी गाड़ियों से हथियार चुरा लेते हैं। गोलीबारी शुरू हो जाती है। भाई बहन माफियाओं पर टूट पड़ते हैं, ज्यादातर को खत्म कर देते हैं।
बस रोको बचता है। वॉरेन रिकॉइल से गिर जाता है बेहोश। बेल उसे छोड़कर भागती है। उम्मीद थी कि रोको की गोलियां खत्म हो गई हैं, लेकिन बूढ़ा रोको जिद्दी निकला, पीछे भागा। तभी स्टैन्सफील्ड हीरो बनकर आता है, रोको को अपनी गाड़ी से कुचल देता है। हर माफिया मर चुका था, लेकिन फैमिली का सीक्रेट खुल गया था। नया शहर, नए नाम, जिंदगी फिर से शुरू करनी थी। लेकिन जियोवानी खुश था, उसकी कहानी लोगों ने सुनी थी, चाहे उन्होंने उसे कल्पना ही समझा हो। तो दोस्तों, ये थी फैमिली फिल्म का रिकैप पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मिलते हैं अगले बार एक और ऐसे अमेजिंग रिकैप के साथ।